हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, एसएससी सीएचएसएल पिछले 3 दिनों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो आज के इस क्लास में पिछले 12 शिफ्टों पर आधारित आने वाले शिफ्ट के लिए एक पूरे पेपर का हल देखेंगे, जिसमें आपका जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल रहने वाले हैं। तो जिस तरह से आज के शिफ्टों में आपके जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे, कल के हिसाब से तो आज का पेपर बहुत ही अच्छा आया था। तो अब आने वाले शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आज के इस पेपर में संपूर्ण पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जिनका पेपर अभी बाकी है, तो इस पेपर को एक बार जरूर हल करेंगे, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है और इस पेपर से आपको कॉन्फिडेंट मिलने वाला है और सवालों का आइडिया भी मिलने वाला है कि किस तरह से जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल हमारे शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो जिनका पेपर बाकी है, इस पेपर को एक बार जरूर हल करके अपने शिफ्ट में बैठेंगे। तो इस पेपर में लगभग 70 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो पिछले 12 शिफ्टों पर आधारित संपूर्ण पेपर का हल इस क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा साथी, सवालों का लेवल कैसा होने वाला है। तो एक और बात हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे पहले हमने एक जीके का आपको क्लास प्रोवाइड किया है, जिसमें संपूर्ण 12 शिफ्टों पर आधारित पूरे पेपर का हल दिया है। तो भाई उस पेपर को एक बार जरूर आप अपने से हल करेंगे, प्लेलिस्ट में या चेक करिए या आज ही के वीडियो वाले सेक्शन में जाइए। मैंने लगभग 80 क्वेश्चन आपको जीके करा दिया है। यदि आप उस क्लास को कर लेते हैं तो आपका जीके का एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। संपूर्ण टॉपिक वाइज आपको क्लास प्रोवाइड कर दिया है, उन्हीं टॉपिक से सवाल हमेशा इन 12 शिफ्टों में पूछे गए अभी तक। ओके, आने वाले शिफ्ट में भी उन्हीं टाइप के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाने वाले हैं। तो उस क्लास को एक बार जरूर कंप्लीट वॉच कर लीजिए। ओके, तो चलिए भाई आज के पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान देंगे, एक एक प्रश्न तैयार करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी? तो केरल राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? भारत में लौह युग किस कालखंड में आता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के कालखंड में आता है। तो सेकंड का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समाचार पत्र आता है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। 1956 से लेकर 1961 तक की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो 1956 से लेकर 1961 की तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। तो यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लालगुडी गोपाल जयरामन निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंध थे? बताइए, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लालगुडी गोपाल जयरामन ये किस संगीत शैली से संबंधित थे? तो कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई? बताइए, किस संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई? तो आर्य महिला समाज की। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1872 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो 1982 में की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए, किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य विधानसभा के। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइएगा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सोवियत संघ से प्रेरित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? बताइए, हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था? तो जैव विविधता की हानि था, यह सबसे बड़ा नुकसान था हरित क्रांति का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आप जो हम डेली आपको शाम को 7 बजे पूरे पेपर का हल दे रहे हैं उसको आप कंप्लीट तैयार करोगे और अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि भाई हमें आपको पूरा क्लास प्रोवाइड करना है आपके एग्जाम तक, तो इसलिए अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने लॉन्च की? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, जो कि 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की थी। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था? तो शुंग वंश बने थे। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। क्षत्रिय नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्षत्रिय नृत्य कलाकार ओली जेरांग किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंध्र प्रदेश की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? बताइए, भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 2003 में सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो बताइए, देखिए सरस्वती नदी का ये ऋग्वेद में उल्लेख है, यमुना नदी का भी शायद है बिल्कुल, और सिंधु नदी का, लेकिन कृष्णा नदी के भाई क्लियर इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने थे। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो 2022-23 में शुरू हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। करडम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? बताइए, करडम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था, किस वर्ष में? तो याद रखेंगे 1994-95 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राज्य धर्म इस्लाम है?
तो भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? तो पाकिस्तान देश का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। जनजातीय नृत्य कुनबी मुख्य रूप से भारतीय किस राज्य में किया जाता है? बताइए, जनजातीय नृत्य कुनबी मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो ये गोवा राज्य में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। कहाँ पे स्थित नील नदी को लंबे समय से 6,695 किलोमीटर मीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित नील नदी को लंबे समय से 6,695 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए, भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? बताइए, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया? तो 1942 में भेजा गया। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करेंगे, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। और आज का क्लास जो हमने आपको लगभग 2 बजे प्रोवाइड किया है, उस क्लास को भाई आप जीके कंप्लीट वॉच करेंगे। वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम बाकी है। ओके, जरूर से जरूर उस क्लास को एक बार आप कंप्लीट वॉच करिए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? डीपीएसपी जो कि आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, आपका भाग 5 से लेकर 11 के बीच में है, जो कि आपका डीपीएसपी आर्टिकल 36-51 के बीच में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाग चौथे में शामिल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो याद रखिए गंडक नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो शारदा एफसी है। बी ऑप्शन शारदा एफसी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? तो केरल राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया? बताइए, किसके कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया? तो संसाधनों की सीमा के कारण। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है? भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट या इवेंट का नाम क्या है? तो अल्टीमेट खो खो है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती बाद के गुप्तों को हराया था? बताइए, मौखरियों के किस राजा ने यह दावा किया कि उसने परवर्ती यानी बाद के गुप्तों को हराया था? तो सर्ववर्मन ने दावा किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। तो भाई इंग्लिश के जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा देंगे, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है भाई आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। जो लास्ट के आपको 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश के और रीजनिंग के, वो भाई आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। जैसे देखिए, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, वही आपको बताना है। जैसे देखिए, सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर आर, मतलब मेरे दोस्त बताइए इसमें से कौन सा रॉन्ग है? बताइए। तो साथ ही आप जानते हैं कि एज जो है एक प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस है,
जो यहाँ पे एज आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, एज मोर इंटेलिजेंट एज है। एज क्या है? एक प्रकार का एज एक भाई एक कॉम्परेटिव स्ट्रक्चर है, जिससे भाई कि एडजेक्टिव या एडवर्ब हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। इसलिए भाई एज के बाद मोर के स्थान में मच का प्रयोग किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। एज एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है जिसे कि एडजेक्टिव या एडवर्ब हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। इसलिए भाई यहाँ पे मोर की जगह क्या होना चाहिए था? मोर की जगह पर मच का प्रयोग आना चाहिए था, यानी सी इज एज मच इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर आर। ओके मेरे दोस्त, तो यहीं से क्या एरर कौन सा है? एज मोर इंटेलिजेंट एज, एक खंड आपका रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू इंप्रूव इट, सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यानी भाई सेंटेंस दिया गया है, यदि इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए है तो इंप्रूवमेंट करिए, यदि नहीं है तो आप इंप्रूवमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन आपका सेंटेंस देखिए, राघव हु स्टडीज टूरिज्म, केवल आपको स्टडीज टूरिज्म का मतलब बताना है। जैसे कि राघव हु स्टडीज टूरिज्म एट प्रेजेंट इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। यानी कि राघव जो वर्तमान में पर्यटन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन होने के बाद विदेश जाने की भाई योजना बना रहे हैं। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग है बताइए? तो भाई इसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग प्रेजेंट में हो रहे हैं, एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आईएस आपका प्लस इज प्लस आईएनजी होना चाहिए भाई। तो क्या होना चाहिए? यानी मेरे दोस्त इसमें क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इज स्टडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज स्टडिंग होना चाहिए। राघव क्या होना चाहिए? राघव इज स्टडिंग टूरिज्म एट प्रेजेंट इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। राघव जो वर्तमान में पर्यटन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्नातक होने के बाद विदेश जाने की योजना बना रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग प्रेजेंट में हो रहे हैं, तो एक्शन को दर्शाने के लिए क्रिया किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आईएनजी यानी इज स्टडिंग सही होगा, इज स्टडिंग सही होगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस एन सेम एसलेस एज। बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफी इज इन एन सेम एसलेस एस टी, यानी किराने की दुकान पर कॉफी चाय के समान ही एक गलियारे मिलती है। किराने की दुकान पर कॉफी चाय के समान ही एक गलियारे मिलती है। आर्टिकल द का प्रयोग स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नाउन को संदर्भित किया जाता है भाई, क्या जाता है? तो सेंटेंस से क्या है भाई? एक स्पेसिफिक नाउन यानी एस्ले के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए द का प्रयोग होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? द का प्रयोग होगा। द सेम एसलेस एस टी होगा मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द सेम एसलेस एज होगा। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल द का प्रयोग स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नाउन को संदर्भित करने के लिए क्या आता है? तो दिया गया सेंटेंस एक क्या है भाई? स्पेसिफिक नाउन एस्ले के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। मैं अपने कुत्ते को घुमाने जा रहा हूँ। तो दोस्त मेरे जो वर्तमान में हो रही है या होने वाली है, तो अंततः नाव या नाव का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। आप जानते हैं कि जैसे कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, यानी मैं अपने कुत्ते को घुमाने जा रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि वर्तमान में हो रही या होने वाली है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? नाव या नाव का प्रयोग करते हैं भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो भाई इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, इतना बता दिए तो बता ही सकते हैं। तो नाव आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। भाई सभी क्वेश्चन अपने शिफ्ट से पहले जरूर तैयार करिएगा आप लोग। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड।
एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, यानी बिल्कुल वही शब्द जो मूल रूप से इस्तेमाल किए गए थे। इसका मतलब कि जैसे फैक्चुअल का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, तथात्मक होता है। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है, तथात्मक होता है। ऑर्नेट का मतलब क्या, कोई जो सजावटी चीज़ होता है। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है, जो हम किसी की चीज़ के लिए सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रिसाइज मतलब क्या होता है, सटीक होता है। तो भाई लगता है यही तो हमारा राइट आंसर हो सकता है कि वर्बेटिम होगा, शब्दशः भाई वर्बेटिम होगा। जैसे कि सेंटेंस क्या दे, एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली, यानी बिल्कुल वही सब जो मूल रूप से इस्तेमाल किए गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, वर्बेटिम होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सुशांत लुक्ड ब्लू इन द फेस आफ्टर द मैराथन, यानी मैराथन के बाद भाई सुशांत का चेहरा नीला पड़ गया। तो इसको लिए क्या बोलेंगे, वो हैप्पी होगा। दुख तो हो सकता है लेकिन यहाँ पे दुख नहीं होगा, सैड तो नहीं। एग्जॉस्टेड हो यानी थक गया हुआ, थका हुआ महसूस कर रहा है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, चलिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपना एग्जाम डेट हमें जरूर कन्फर्म करते चलेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड अंडरलाइन, यानी डिसर्न। डिसर्न का मतलब क्या होता है, पहचानना होता है। क्या होता है, पहचानना होता है मेरे दोस्त। ओके, इग्नोर मतलब क्या होता है, अनदेखा करना होता है। कंफ्यूज मतलब को उलझन में डालना। जैसे इग्नोर मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, अनदेखा करना, अनदेखा करना। और कंफ्यूज मतलब क्या होता है, उलझन में डालना, उलझन में डालना भाई। और परसीव का मतलब क्या होता है, परसीव का मतलब होता है मेरे दोस्त समझना। क्या होता है, समझना। तो यही समझना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिसर्न का समानार्थी शब्द क्या होगा आपका, समझना हो जाएगा। और फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, गढ़ना होता है। क्या होता है, गढ़ना होता है। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटिस का विलोम शब्द बताइए। इंटिस का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, लुभाना। तो लुभाना का उल्टा बताइए, यानी विलोम शब्द बताइए। एल्योर का मतलब जैसे क्या होता है मेरे दोस्त, आकर्षित करना। क्या होता है, आकर्षित करना, आकर्षित करना होता है। और रिपल्स मतलब क्या होता है, घृणा उत्पन्न करना। रिपल्स जैसे होता है ना, तो क्या होता है, घृणा उत्पन्न करना होता है। ठीक है, और दोस्त मेरे इनवाइट मतलब क्या आप जानते हैं, आमंत्रित करना। टेंगल मतलब कि उलझाना, टेंगल हो गया यानी उलझाना। तो इस सवाल का दोस्त मेरे बी ऑप्शन, इंटिस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिपल्स हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव होने वाला। जैसे कि फ्लक्चुएट का मतलब दोस्त मेरे क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव यानी डिसेंड का मतलब क्या हो, नीचे उतरना है। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर देते हैं तो बड़े से छोटे हम नीचे उतर जाते हैं। स्टेडी का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर। मिटिगेट का मतलब कि कम करना। मिटिगेट का मतलब कम करना होता है। और ओबल का मतलब कि डगमगाना। ओबल का मतलब होता है डग म गाना होता है। ठीक है, तो फ्लक्चुएट का मतलब उतार चढ़ाव, तो इसका क्या होगा, स्टेडी मतलब स्थिर। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसमें एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया है, वही बताना है। बताइए, जैसे द टीचर असेस्ड द स्टूडेंट फ्लायर फॉर राइटिंग, यानी शिक्षक ने छात्र के लेखन का मूल्यांकन किया। तो इनमें से कौन सा आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बताइए कौन सा रॉन्ग है भाई। यहाँ पे फ्लायर रॉन्ग है भाई, फ्लायर भाई रॉन्ग है, क्योंकि इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, FLAIR होता है, फ्लेयर होता है। तो यही क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी द टीचर असिस्ट्स द स्टूडेंट फ्लेयर फॉर राइटिंग। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
तो अब ये भाई आपको करेक्टली बताना है। बताइए। प्रिविलेज बिल्कुल रॉन्ग है, प्रिविलेज रॉन्ग है। प्रिविलेज मतलब जो विशेषाधिकार बोलते हैं, तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? PRIVILEGE। प्रिविलेज यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार होता है, विशेषाधिकार होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूरिंग द आप क्यून विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस। बताइए बताइए। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में इंग्लैंड के सर्वांगीण प्रगति की, यानी मेरे दोस्त ड्यूरिंग द रेन, क्या मेरे दोस्त? ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्यून विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए प्रॉफिट का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रॉफिट का बेनिफिट हो जाए, जैसे प्रॉफिट मतलब लाभ, तो बेनिफिट का भी मतलब लाभ होगा। डिबेट का मतलब भाई ऋण, ये होगा नहीं। पेमेंट भुगतान तो होगा नहीं। लॉस हानि होगा नहीं, उल्टा तो होगा नहीं। तो इस सवाल का ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। जो वर्तनी में बुरा हो उससे हम क्या बोलते हैं भाई? कैकोग्राफर बोलते हैं, या फोटोग्राफर बोलते हैं, या कोरियोग्राफर, या छौबिनिस्ट बोलते हैं। भाई छौबिनिस्ट बोलते हैं, यानी अंधराष्ट्रवादी बोलते हैं। क्या? अंधराष्ट्रवादी बोलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का क्या हो जाएगा? कैकोग्राफर। जो वर्तनी में बुरा हो कैकोग्राफर बोलेंगे। ऑप्शन ए इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कैकोग्राफर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ये तो भाई रीजनिंग के सवाल। रीजनिंग भाई आप 25 के 25 क्वेश्चन करने लायक आ रहे हैं। सारा बिल्कुल इजी सवाल पूछा रहे, किसी प्रकार का रीजनिंग में दिक्कत नहीं आ रही है किसी भी स्टूडेंट को। देखिए जैसे कि 4, 6, 10, 8, 34 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा बताइए? 4, 6, 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क। जैसे नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया। देखिए 4 से 6 प्लस 2, 6 से 10 प्लस 4, 10 से 18 प्लस 8, 18 से 34 प्लस 16, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32। तो इस 34 में 32 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। हमारा ये आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52। इस सवाल कॉल करिए भाई, क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? सवाल क्या दिया है? 7 व्यक्ति हैं L, M, N, O, P, Q और R एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भाई एक सीधी पंक्ति है, पहले सीधी पंक्ति है, तो इसमें 7 लोग को बैठाना है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लोग हुए, वो भी उत्तर की तरफ। भाई आप नॉर्थ की तरफ, जैसे दिशा तो आप जानते होंगे ना भाई, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी उधर ऊपर की तरफ सभी अपने चेहरे करके बैठे हैं। देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। तो देखिए जैसे कि यम जो है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी के ठीक बाईं ओर। तो पी को हम कहाँ बैठा लेते हैं भाई? मान के चलिए हम पी को यहाँ बैठा लेते हैं। तो पी के ठीक बाईं ओर, यानी पी के बाईं, दायां बायां तो आपको मालूम होगा, दायां आपका राइट साइड होता है, बायां आपका लेफ्ट साइड, यानी पी के ठीक बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में, यानी इधर आपका यम बैठ जाएगा। ठीक है, एक लाइन कंप्लीट हो गया। ओ जो है वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा? ओ। तो क्यू को यदि दोस्त हम यहाँ मान लीजिए बैठा देते तो क्यू के ठीक बाईं ओर, यानी ओ यहाँ बैठ जाएगा। लेफ्ट साइड में ओ के क्यू के है ना, क्यू के ठीक बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा? ओ, जो कि बैठा दिया। फिर देखिए आर जो है वो पी के ठीक दाईं ओर
P के ठीक दाईं ओर तथा L के ठीक बाईं ओर बैठा है। यानी R जो है, R को जब यहाँ बैठाएंगे तभी तो साथी P के ठीक दाईं, देखिए यहाँ P ऑलरेडी बैठा है, तो P के जस्ट राइट साइड में R बैठा है और तथा L के ठीक बाईं ओर, यानी L को यदि हम दोस्त कहाँ पर बैठा देते हैं, L को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो L के ठीक बाईं ओर, यहाँ पे देखिए बीच में R हो गया, तो अब एक खानी बच रहा है, तो यहाँ पे एक खानी कौन हो जाएगा, N बढ़ जाएगा। तो हमारा बन चुका है पूरा। अब देखिए सवाल क्या पूछा है कि N के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, N के बाईं ओर से, यानी N के भाई आपके लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पे कौन बैठा, R ही तो बैठा है भाई। देखिए यहाँ पे N के पहले बाई साइड में L बैठा है, दूसरे पे R बैठा है, तो यही देखिए आपका R बैठा है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, एक सवाल इस तरह के पूछे जा रहे पेपर में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। इस सवाल कॉल करिए, BSGN का कोड इतना दिया है 5/22/10/17, TAU का कोड 23/4/24/28 है, तो PJDQ का कोड कितना होगा बताइए। इस सवाल का हल करिए आप, आंसर तो निकालिए, फटाफट हल करिए मेरे दोस्त। जैसे देखिए क्या दिया है, BSGN का कोड कितना है, B का कोड 5 है, S का कोड 22 है, G का कोड 10 है, N का कोड 17। पहले इसका रिलेशन हम चेक करते हैं, इनका कोड करते हैं, जैसे कि B होता 2, S होता 19, G होता 7, N होता 14। देखिए 2 से 5 यानी +3 किया, 19 से 22 +3 किया, 7 से 10 +3 किया, 14 से 17 +3, यानी भाई इसमें तो हर एक अक्षर में भाई +3 करके कोड किया है, उन अक्षर का कोड किया है फिर उसमें +3 कर दिया है। दूसरे वाले को भी हल करते हैं, जैसे कि TAUE, इनका कोड है 23/4/24/8। देखिए T होता 20, A होता 1, B होता 22, E होता 5। देखिए 20 में 3 जोड़े 23, 1 में 3 जोड़े 4, 22 में, इस बार भाई 22 में 2 जोड़ दिया है क्या, 22 2 24। फिर मेरे दोस्त एक U है ना भाई, एक सेकंड, यहाँ पे सारा मिस्टेक, जैसे कि U 21 है, यहाँ पे देखिए हम भी इसको बना लिया था, तो 21 में देखिए +3 क्या 24 और 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 बन जाए, यानी मेरे दोस्त इसमें हर एक अक्षर का कोड करके +3 जोड़ रहा है। तो पूछा किसका, PJDQ, P जैसे 16, J 10, D 4, Q 17, तो प्लस इसमें 3 करिए, प्लस इसमें 3 करिए, +3 इसमें, +3 इसमें, 16 3 19, 10 3 13, 4 3 7, 17 3 20, 19 13 7 20, 19 13 7 20। देखिए पहला ऑप्शन, तो 53 का ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। एक किसी निश्चित कुट भाषा में जैम्ब को 51-39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और BALM को 95-21 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में L के लिए कूट क्या होगा। तो साथी जैसे JAMB, जैम्ब में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग अलग कोड दिया गया है, 5 1 3 9, और BALM इसमें भी 4 अलग अक्षर दिए हैं तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया। तो हमसे केवल L का पूछा है, जब सिंगल पूछता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन चेक करते हैं। देखिए L को कॉमन चेक करते हैं, तो भाई देखिए जैम्ब में भाई है नहीं, जैम्ब में L तो है नहीं, केवल बा में है, इसमें है BALM में है, इसका मतलब कॉमन वाला मेथड नहीं लगेगा, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड किस में लगता है, कोड में। देखिए 5 इधर है तो 5 इधर है, तो 5 एलिमिनेट हो गया, 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 9 यहाँ पर है 9 यहाँ पे है तो एलिमिनेट हो गया। अब एक नंबर बच रहा है, एक देखिए जैम में बच रहा है, एक बा में बच रहा है, तो हमने आपको बताया जिसमें जो पूछा अक्षर जिसमें रहेगा उसी में आंसर वो मिलेगा, यानी L तो भाई इसी बाम में यानी BALM में है, तो L का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो C ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 208, 190, 163, 127, 82। बताइए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए दोस्त मेरे, फटाफट बताइएगा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर क्या हो जाएगा। जैसे 208, पहले इसको हम टाइप करेंगे, 208, 190, 163 है ना,
27, फिर उसके बाद 82, ये है। तो माइनस हो रहा है भाई, देखिए 208 से 190 यानी -18, फिर उसके बाद 190 से 163 आपको जाना है तो -27 कर दीजिए, 163 से 127 यानी इसमें भाई -36 किया है, फिर 127 से 82 जाना है तो इसमें -45 कर दिया। देखिए 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, यानी भाई इस 82 में जो होगा हमें -54 करना पड़ेगा। 9 का टेबल चल रहा है भाई, देखिए 18, 27, 36, 45, 9 9 को जोड़ रहा है तो 45 में यदि आप 9 जोड़ेंगे 54 होगा। लास्ट वाला नंबर 82 है तो 82 में 54 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 12 में से 4 घटा 8 और यहाँ से 6 में से 5 2 यानी 28 आ जाएगा भाई। तो पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 28 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 56। देखिए यदि शब्द ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, बताइए। देखिए GRACEFUL ग्रेसफुल है तो इसको हम सभी अक्षरों को ना हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एफ जी एच ऐसे। तो सबसे पहले ए आएगा, बी तो है नहीं भाई ग्रेसफुल में तो सी आ जाएगा, सी डी तो है नहीं तो ई आ जाएगा, एफ है बिल्कुल है, जी जी भी है तो जी को यहाँ रख दें, जी एच आई नहीं है, जे के नहीं है, एल है देखिए लास्ट में ग्रेसफुल तो एल यहाँ पे आ जाएगा, 2 अक्षर बच रहा है तो आर हो जाएगा, देखिए आर यहाँ पे लास्ट में यू हो जाएगा। अब देखिए कितने अक्षर अपरिवर्तित रहे, जी से ए हो गया बदल गया, आर से सी बदल गया, ए से ई बदल गया, यहाँ से सी से एफ बदल गया, ई से जी बदल गया, एफ से एल बदल गया, यू से आर बदल गया, एल से यू बदल गया, यानी सभी तो बदल गया भाई, इसमें तो कोई नहीं मिला, यानी सॉल्व का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताइए। कोई मिला, एक भी नहीं, एक का भी नहीं भाई नहीं मिला, इसमें अपना पोजीशन सबने अपरिवर्तित कर दिया तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए सती कहीं भाई अपना सेम पोजीशन बदले में, अपना सभी तो पोजीशन बदल दिए भाई, है ना, तो इसलिए इस सवाल का ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 57। ये सवाल भाई ज़बरदस्त है, ये भी एक सवाल पक्का पेपर में आ रहे हैं। जैसे एक निश्चित गुण भाषा में x@c का अर्थ है कि x जो है वो c की पुत्री यानी c की पुत्री x है, $C का अर्थ है कि x जो है वो c का पति है, x = c का अर्थ है कि x जो है वो c की माता है और x डैश यानी c का अर्थ है कि c का पिता x है। तो समीकरण देखिए यहाँ पे n@e $j@s है तो उपरोक्त के आधार पर j का n से क्या संबंध है, यानी मेरे दोस्त j का n से रिलेशन पूछा है। चलिए भाई बस आपको ना इन सभी साइन का मतलब बस ध्यान दीजिएगा, साइन से मतलब रहता है, अक्षरों से मतलब नहीं रहता, बस साइन से मतलब रहता है। जैसे देखिए n e है तो आपको एरो इधर लिखाना है, @ का मतलब क्या, देखिए पहला लाइन में @ का बोला है कि c की पुत्री x यानी e की पुत्री कौन हो जाएगा भाई, an हो जाएगा, बस यही खेल आपको देखना है। फिर देखिए डॉलर है, डॉलर के बाद j है ना, तो देखिए j डॉलर का मतलब क्या है कि डॉलर का मतलब है कि c का पति x यानी j का पति कौन है, j का पति e है, j का पति e है, ठीक है। फिर इसको देखिए @ है, @ यस है, यस @ का मतलब क्या है, फिर देखिए @ का मतलब कि पुत्री यानी भाई यस का पुत्री कौन है, j, यानी ये यस को आप अपने आप को मान लेंगे, ये मैं है, मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री पति, पति की पुत्री यानी ये मेरी पुत्री है, जे मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री की पति ई पति हो जाएगा, पति की पुत्र जो मेरी बेटी की पति का पुत्री होगा वो हमारी मतलब क्या लगेगी, हमारी बेटी की बेटी ही लगेगी भाई, यानी एन का जे से क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल हुआ भाई, बताइए, किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 58। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो वह कौन सा अक्षर समूह जो उस समूह से संबंधित नहीं है।
एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है, 1 से 2 सवाल। तो हम क्या करेंगे, इनमें सभी अक्षर का कोड कर देंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, यच है तो 8, जे 10, एल 12, और बी ऑप्शन देखिए, एन 14, पी 16, आर 18। ऑप्शन सी देखिए, यस 19, यू 21, भी 22। डी ऑप्शन देखिए, यप 6, यच 8, जे 10। तो कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? जैसे देखिए 8 से 10, 10 से 12 प्लस 2 हुआ, 14 16, 16 से 18 प्लस 2 हुआ, 19 से 21, 21 से 22 कर दिया। इसमें देखिए ऑप्शन सी वाले में +3 किया है। फिर देखिए ऑप्शन डी, 6 से 8 प्लस 2 हुआ, 8 से 10। केवल ऑप्शन सी अलग है भाई, क्योंकि इसमें लास्ट वाले में +3 कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 59। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? EHO, HJP, KLQ, क्वेश्चन मार्क, QPS। हमने आपको बताया कि जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबका पहला अक्षर उठाइए। जैसे कि EHO का पहला अक्षर E उठाइए, HJP का पहला अक्षर EH उठाइए, KLQ का पहला अक्षर K उठा लीजिए। अब इनका कोड कर दीजिए, E5, EH 8, K 11। तो इसमें लगता है +3 हो रहा है। देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ देंगे 11, तो 11 में +3 कर दीजिए 14, 14 पे n, और n में जब आप +3 करेंगे 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 पे Q। देखिए यहाँ पे Q लास्ट में दिया है, यानी हमारा जो आंसर मिलेगा वो n से मिलेगा, हमारे आंसर n से मिलेगा। चलिए दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, या तो डबल n आ जाएगा या तो NM आ जाएगा। चलिए दूसरे को चेक करते हैं। EHO का सेकेंड अक्षर H है, HJP का सेकेंड अक्षर J है, KLQ का सेकेंड अक्षर L है। देखिए EH 8, J 10, L 12। इसमें +2 हो रहा है भाई, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14, 14 पे कौन सा EN, यानी डबल EN आ जाएगा भाई। ऑप्शन सी सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 59 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60। सवाल क्या दिया भाई, यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे समीकरण दिया है, भाग और गुणा को बदलना है, प्लस माइनस को बदलना है ना। चलिए भाई देखिए 50 माइनस है तो प्लस में बदल दीजिए, भाग है तो गुणा में बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस बदल दीजिए, 63 के बाद गुणा है तो भाग में बदल दीजिए। साथ देखिए 50 प्लस 9 कम 9 माइनस 7 का भाग 63 में देंगे 9 बार में, 50 और 9 59, 59 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आंसर आएगा, 50 आएगा, जो कि ऑप्शन सी। तो 60 का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 61। जब एक वस्तु कीमत 10% कम दी जाती है तो उसकी बिक्री 60% बढ़ जाती है, तो आमदनी पर निवल प्रभाव क्या होगा? 2% है तो रेशियो मेथड लगा दीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक वस्तु कीमत 10% कम दी जाती है, यानी पहले कोई वस्तु 100 रही होगी, 10% जब कम दी जा रही तो 90 हो जाएगा। उसके बाद बिक्री 60% बढ़ जा रही, यानी 100 से 60% बढ़ जा रही, यानी 160 हो जाएगा। अब क्या करिए, क्रॉस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। जैसे दोस्त मेरे क्रॉस काटिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर 2 5 10, 2 8 16, ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। देखिए 10 5 50, 8 9 72, यानी दोस्त मेरे 50 से 72 हो जा रहा है, यानी 22/50 हो जा रहा है ना, 22 से 50 हो रहा है। देखिए 50 से 72 यानी कितने की वृद्धि हो रहा है, +22 का हो रहा है। किससे हो रहा है, इस 50 से, तो 22/50 गुणे 100 कर दीजिए, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 22 दूनी 44, यानी 44% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन सी सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब 2% दो तो रेशियो मेथड लगाइए, सबसे आसान प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 62। एक वस्तु को ₹880 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 900 में बेचता तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताइए। यदि एक वस्तु को 880 में बेचने पर एक दुकानदार को भाई 10% का लाभ हो रहा है, तो दोस्त मेरे यहाँ पे 880 का क्या निकालिए, 110% का लाभ निकालिए, कितना आएगा, 880
गुणे 100/110, तो यहाँ पे 110 आएगा। हाँ 110 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 1 जीरो से 0 कैंसिल, 11/88 यानी 800 आ जाएगा भाई। यहाँ से 800 आ जाएगा कास्ट प्राइस। अब देखिए कास्ट प्राइस जब यहाँ से 800 आ गया, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 900 है, तो कोई सामान आप 800 खरीद के 900 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है आपको, 100 का। किससे हो रहा है, 800 से, यानी 100/800 गुणे 100, यानी 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, 8 का भाग 100 में दे कितना होता है, 12.5 पॉइंट, 12.5 यानी 12.5 ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी सवाल भाई, ये तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, ध्यान दीजिए भाई। एक बार फिर से इस सवाल को हम समझाते हैं कि ये सवाल पूछ सकता है। पहले कास्ट प्राइस आप निकालेंगे तो 880 का यदि हम साथ ही 10% निकाल लेते हैं तो 100/110 हो जाएगा। कितना निकलेगा, 1 जीरो से जो कैंसिल, 11/88, 800 हो जाएगा। ठीक, 800 हो गया क्या कास्ट प्राइस, सीपी हो गया, ये आपका सीपी निकल गया। एसपी कितना दिया है, 900। कोई सामान आप 800 खरीद रहे 900 में बेच रहे हैं, तो आपको 100 रुपये का लाभ हो रहा है ना, किससे, 800 से, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, 0000 कैंसिल, 8 का भाग जब 100 में देते हो कितना आता है, 12.5%, तो कितना हो जाएगा, तो उसका लाभ प्रतिशत 12.5। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। एक एथलीट 1950 मीटर की दूरी 13 मिनट में पूरी करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। बताइए, डिस्टेंस टाइम स्पीड निकालिए। जैसे डिस्टेंस कितना दिया है, यानी दूरी कितना दिया है, 1950 मीटर दिया है, टाइम कितना दिया है, 13 मिनट दिया है, 13 मिनट दिया है ना। तो पहले मिनट को घंटे में हम चेंज कर लेते हैं, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा होता है ना। तो 13 मिनट बराबर कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 13/60 हो जाएगा। सिंपल सा 13/60 हो जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस आपका 1950 मीटर, टाइम 13 मिनट, तो एक यदि हम पहले मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, और उसी प्रकार 13 मिनट बराबर 13/60 हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। डिस्टेंस 1950 दिया है, टाइम अभी हमने 13/60 निकाला है। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 1950, ये 60 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 13 आ जाएगा। इसको आप हल करिए कितना आएगा, देखिए 60 गुणे 1950, डबल जीरो बढ़ जाएगा, 6 पंजे 30 का 0, 6 9 34 57 1, 6 कम 6, 6 पंजे 30 का 0 3, 6 9 54 57 5, 6 कम 11, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,17,000 पूरा टोटल आ गया, बट्टे में आपका 13। जब 13 9 117, ये भी कट जाएगा भाई, यानी 9,000 मीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 9,000 अब मीटर प्रति घंटा में आ गया। तो अब मेरे दोस्त मीटर प्रति घंटा को आप किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए। बताइए, मीटर प्रति घंटा किलोमीटर बदलिए तो कितना हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मीटर में कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 9,000 हमने निकाला था, 9,000 बटे में 1,000, तो 3 0 3 0 कैंसिल। तो यस बराबर कितना होगा, तो कितनी उसकी चाल कितने में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल हल होंगे मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 को। 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3,000 पर साधारण ब्याज रुपीज़ में ज्ञात करिए। बताइए भाई, SI से आएगा, 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल 3,000, रेट आपका प्रतिशत में 3 दिया है, टाइम आपका 2 वर्ष दिया है, बटे में 100, बस गुणा भाग कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 30 गुणे 3 90, 90 दूना 180 आ जाएगा भाई। तो कितना होगा आंसर, 180। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। तो एक और सवाल भाई SI का, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कितना आएगा, हल करिए। अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेरेना फ्रॉम फीवर सिंस द 5th ऑफ दिस मंथ। बताइए
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, कोई काम किसी क्रिया को पूरा करने होने पर समाप्त हो गया या जारी है, इस सेंटेंस को यही बताता है। बताइए, यानी सेरेना इस महीने की 5 तारीख से बुखार से पीड़ित है, यानी सेरेना हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द 5th ऑफ दिस मंथ हो जाएगा। हैज़ बिन सफरिंग लेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, कोई काम किसी क्रिया के पूरा होने पर समाप्त हो गया है या जारी है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन, यानी आपने अपनी राय बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त की। वेरी क्लियरली, बट आई एम सॉरी, लेकिन मुझे खेद है, माफ़ करिए। आई कैन नॉट एग्री टू यू। बताइए, आई कैन नॉट एग्री, मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता या हो सकती। यह वाक्य जो आई कैन नॉट एग्री टू यू ना, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है। क्या होना चाहिए, आई कैन नॉट एग्री विथ यू होना चाहिए भाई। तो ये क्या है, आई कैन नॉट एग्री विथ यू होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, बताइए। अबेंडेंस का मतलब होता है दोस्त प्रचुरता। प्रचुरता, अब प्रचुरता का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा। तो इसका मतलब कमी आपको बताना पड़ेगा। स्कैरसिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। और फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है भाई, फॉर्चून का मतलब होता है सौभाग्य। सौभाग्य होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, एक्साइटमेंट, उत्साह होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सेप्टिकल का सिनोनिम्स बताइए। सेप्टिकल का मतलब है संशयी। क्या होता है, संशयी होता है। इनसेंसिटिव का मतलब बताइए, असंवेदनशील। ये होगा, असंवेदनशील होगा नहीं। गैरलस का मतलब जानते हैं, जो कि बहुत बकवास करने वाला, जो बहुत बकवास करता है। गैरलस का मतलब क्या होता है भाई, बकवास करने वाला। ओके, ये होगा नहीं। इनक्रेडलस हो सकता है भाई, क्योंकि अविश्वासी। संशयी मतलब अविश्वासी। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। स्टोइक मतलब निश्चयी। स्टोइक का मतलब क्या होता है, निश्चयी होता है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे भाई। देखिए रीजनिंग के ये सवाल ना हर शिफ्ट में 2 पूछ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया सवाल की, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्या संबंधित है। 2 3 36 ये आपका है। तो हमने आपको बताया क्या कि आपको कैसे हल करना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी। तो ये आपको सी आंसर लाना होता है। तो इसमें प्लस माइनस करिए। देखिए इसमें सबसे पहले यदि हम जोड़ेंगे 3 2 5, 5 आ गया। 5 से 36 बना, यानी 5 से 35 कर सकते हैं और +1 कर सकते हैं। इसमें पहले हमने इन दोनों को जोड़ा, गुणा 7 किया, 35 35 एक में जोड़ दिया, कितना हो गया, 36 हो गया। उसी प्रकार दूसरा का देखते हैं, क्या यही सेम है। 1 7 49, पहले इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से 49 बनाना है, 7 का मल्टीप्लाई, यानी 8 से 56 ये नहीं है, ये भाई रॉन्ग नहीं है, ये मेथड नहीं है। देखिए 2 3 36। अब हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों के यदि गुणा करते हैं कितना आएगा, 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हो जाता है। उसी प्रकार दूसरे का देखिए, 1 7 49, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 ही आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है कि a इंटू बी हो रहा है, a इंटू बी, और जितना आ रहा है उसी का स्क्वायर कर दे रहा है भाई, है ना। a इंटू बी और स्क्वायर हो जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, देखिए a इंटू बी करिए, 4 पंजे 20, 20 का स्क्वायर 400 होता है। 5 3 15, 15 का स्क्वायर 225। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए 3 5 225, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 3 5 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। बिल्कुल ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन मिला। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके पेपर के पहले। तो यही सवाल हमेशा पूछे जा रहे भाई इन्हीं टॉपिक से। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
कल भाई एक और पेपर आप सभी के बीच आएगा, डेली पेपर आएगा जब तक कि आपका पेपर समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपना एग्जाम डेट जरूर बताइए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।